हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जामर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सेल के बारे में। देखिए, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चलाना आता है, उसमें वो टाइप वगैरह भी करते हैं, लेकिन उन्हें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल चलाना नहीं आता। इसकी वजह से उनका क्या नुकसान होता है कि किसी भी सब्जेक्ट को आप सिर्फ रटकर याद नहीं कर सकते, आपको उसका प्रैक्टिकल नॉलेज भी ज़रूरी है। तो जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वहाँ पर वो थोड़ा सा सवाल घुमा के पूछ लेते हैं, तो आप उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। इसकी वजह ये है कि आपको उसका प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, या फिर आपको उतना नहीं आता जितना कि आपको एक्सेल याद होना चाहिए। इस वीडियो का मकसद ये है कि आपको एक प्रैक्टिकल नॉलेज दे दिया जाए, और इस वीडियो में मैं आपको ऐसे फीचर्स बताऊंगा एक्सेल के जो शायद आपने नहीं सुने होंगे, और इससे आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा। हम बिगिनिंग से स्टार्ट करेंगे और इस लेवल का एक्सेल सीखेंगे। क्या आप अपने घर का, अपने शॉप का कैलकुलेशन, अपने ऑफिस का कैलकुलेशन वगैरह इसमें आप कर पाएंगे और काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, वीडियो पूरी एंड तक देखना। मुझे उम्मीद है कि आपको इससे काफ़ी मदद मिलेगी, आपको इससे प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा, जिससे कि आपको आपके एग्ज़ाम में भी काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे बेसिक चीज़ की। ये जितने भी आपको ये बॉक्स दिख रहे हैं, सिंगल सिंगल बॉक्स, इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं सेल। सेल जो है वो किसी कॉलम और किसी रो के इंटरसेक्शन से बनता है, यानी कि एक कॉलम और एक रो जब मिलते हैं उस जगह पर हमारा सेल बनता है। ये जो ABCD लिखी हुई है इसे हम कॉलम कहते हैं, यानी कि ये F कॉलम, G कॉलम, H कॉलम, और ये जो आपकी गिनती दिख रही है ये आपकी रो है। 43 नंबर की रो, 44 नंबर की रो। तो जब कॉलम और रो एक दूसरे से मिलती है वहाँ पर बनता है सेल। जहाँ पर भी आप जो भी सेल आप देख रहे हैं उसका एक एड्रेस होता है, उसका एक पता होता है। जैसे मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ तो इसका जो एड्रेस है वो यहाँ दिखेगा आपको, L54, यानी कि L नंबर की कॉलम है और 54 नंबर की रो है। तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर? L54। ये बहुत ज़रूरी है, ये जो एड्रेस मैं आपको बता रहा हूँ इसका यूज़ क्या है मैं आगे आपको बताऊंगा। अब ये सेल जब मिलती हैं, जैसे एक सेल, दो सेल, तीन सेल, ये सारी सेल्स जो मिलती हैं, ये सारी सेल्स मिलकर बनाती हैं शीट। आप देख सकते हैं जैसे कि ये एक शीट है, ये दूसरी शीट है, ये तीसरी शीट है। इस तरीके से 3 शीट्स इसके अंदर मौजूद हैं, और ये सभी शीट्स मिलकर बनाती हैं वर्कशीट। ठीक है, इसको हम कहेंगे वर्कशीट। सिंगल बॉक्स को हम सेल कहते हैं, और जब बहुत सारे बॉक्स मिल जाते हैं तो उसे हम शीट कहते हैं, और जब बहुत सारी शीट्स मिल जाती है तो उसे हम कहते हैं वर्कबुक। ये सबसे बेसिक जानकारी है जो एक्सेल के बारे में आपको होना चाहिए। अब एक डेटा को देख लेते हैं। मान लीजिए आप किसी स्कूल में वर्क करते हैं, वहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनके आपको फ़ीस वगैरह लेने का काम होता है। भाई किसने कितनी फ़ीस जमा करी है, कौन रहेगा, इस तरीके से आपको एक डेटा बनाना पड़ता है। तो इसमें आपको इन सभी बच्चों ने जो फ़ीस दी है उसका टोटल करना है, और फिर उसका भी इक्वल टोटल करना है कि टोटल कितने रुपीज़ आपको स्कूल को पे करना है। तो इस तरीके से हम इसका कैलकुलेशन करेंगे। उसके पहले हम देख लेते हैं एक और फीचर एक्सेल का जो कि काफ़ी कॉमन है और काफ़ी ईजी है। देखिए, जैसे मैंने इस सेल के ऊपर जब क्लिक किया है, अब मुझे इनका सीरियल नंबर लिखना है, तो मैंने यहाँ पर 1 लिखा और एंटर करा, फिर यहाँ पर 2 लिखूंगा, फिर एंटर करूँगा। लेकिन अगर मान लीजिए मेरे पास 1000 स्टूडेंट्स हैं तो मुझे कितना टाइम लग जाएगा? ठीक है, तो इसका सोल्यूशन ये है, आपको ये जो छोटा सा बॉक्स दिख रहा होगा, जैसे मैं जूम करूंगा तो आपको छोटा सा एक ये बॉक्स दिख रहा है, इसे हम कहते हैं फिल हैंडल। तो हम इसको पकड़कर नीचे तक ले जाएंगे जहाँ तक हमारे स्टूडेंट्स मौजूद हैं। अब आप देखेंगे कि ये इसने इसको कॉपी कर दिया है, 2 2 2 सब जगह आपको दिख रहा होगा। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि इसकी जगह पर ये गिनती फिल कर दे, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हम फिर से इसको सिलेक्ट करके नीचे तक खींचेंगे, और इसके बाद इसमें ऑप्शन का बटन दिख रहा है, यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर फिल सीरीज़ पर क्लिक कर देंगे, तो ये 1 से लेकर तो 14 तक किसने स्टूडेंट्स को फिल कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कितना इजी इसके अंदर होता है कि मान लीजिए आपके पास 100, 1000, 2000 स्टूडेंट्स हैं, तो आपको इनकी गिनती लिखनी नहीं पड़ेगी, बल्कि ये अपने आप ही इसको फिल कर देगा। और भी इसके काफ़ी सारे फीचर्स होते हैं, इसे हम अगली वीडियो में समझेंगे। अभी बिल्कुल बेसिक मैंने आपको बताया है। अब देख लेते हैं, सभी स्टूडेंट्स जो हैं वो 12th क्लास में पढ़ते हैं, तो मुझे इस 12th को कॉपी करना है नीचे तक, तो मैं यहाँ तक इसे खींच दूंगा तो ये कॉपी हो जाएगा। लेकिन इसने क्या किया, 12th, 13th, 14th इस तरीके से फिल कर दिया, क्योंकि उसको हमने लास्ट बार फिल किया था, इसलिए इसने इस बार भी फिल कर दिया। लेकिन हमें इस बार फिल नहीं करना, हमें सिर्फ कॉपी करना था, तो हम यहाँ पे इसको कॉपी कर देंगे। तो इसने इसको 12th में कॉपी कर दिया, सभी जितने भी बॉक्स थे उसमें 12th आ चुका है। अब बात करते हैं सेल को एडजस्ट करने के बारे में, यानी कि जो आपकी स्पेस होती है, जो सेल्स को बड़ा करना, छोटा करना, इसके बारे में हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, आप देख सकते हैं इनका जो स्पेस है वो काफ़ी अलग है। इसमें आपको स्पेस ज़्यादा दिख रहा है, इसमें कम दिख रहा है, और यहाँ पर आपको एक एरर दिख रहा है। इस एरर का मतलब होता है, ये जो हैश हैश दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि आपने जो डेटा लिखा है वो बहुत बड़ा है, और आपका जो सेल है, आपका जो बॉक्स है उसका साइज़ छोटा है। या तो आप अपना जो बॉक्स है उसका साइज़ को बड़ा कीजिए, या फिर वो जो डेटा है उसको छोटा कीजिए। तो देखिए, अगर मैं इस डेटा जो मैंने डेटा लिखा था उसका साइज़ में छोटा करता हूँ। साइज़ छोटा करने के लिए मैं यहाँ जाता हूँ
और यहाँ जाकर मैं इसको 2 लिख देता हूँ, तो आप देख सकते हैं वो जो डेटा था वो इसके अंदर शो होने लगा है। मैं बड़ा करूँगा, जैसे जैसे मैं बड़ा करूँगा उसकी साइज़ यानी कि उसमें फिट नहीं हो पा रहा है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको खसकाना पड़ेगा। जैसे ही हम इसको खसकाएंगे वो डेटा जो है वो इसमें शो होने लगेगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ये जो लिखा हुआ है मंथली फ़ीस, तो मंथली तो दिख रहा है लेकिन फ़ीस जो है इसे हमें यहाँ तक खींचना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर एक गैप बन गया है, आप देख सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि गैप ज़्यादा है, ये जो लिखा हुआ है फ़ीस ये नीचे आ जाए और मंथली जो है इधर ही रहे, यानी कि इतना ज़्यादा लंबा ना खींचे। जैसे कि ये बस चार्ज, ये कैंटीन फ़ीस लिखा है, तो मैं चाह रहा हूँ कि ये इतनी ही जगह में ये सारा आ जाए। तो हम क्या करेंगे, इस रॉ को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर व्रैप टेक्स्ट दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देंगे, तो ये आपका जो साइज़ था एडजस्ट हो गया। जैसे मिसलेनियस फ़ीस है तो ये यहाँ पर जो बचा रहा था वो नीचे आ गया और बाकी इधर लिखा गया। ठीक है, इस तरीके से ये पूरा एडजस्ट हो चुका है। अब जैसे मैं इसको छोटा करूँगा तो ये फ़ीस जो है वो नीचे आ चुका है, यानी कि इसी जगह पर वो एडजस्ट हो गया। इसे हम कहते हैं व्रैप टेक्स्ट। एग्जाम्स में इसके बारे में पूछा जा सकता है, इसको आप याद रखिए, इसे कहते हैं व्रैप टेक्स्ट। अब बात करते हैं इसके एडजस्टमेंट के बारे में। देखिए इसकी जगह जो है, मान लीजिए फर्स्ट वाले की ज़्यादा बड़ी है, दूसरे की छोटी है। अब हमको एक एक को सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना, इस सबको एडजस्ट करना है। इसका तरीका ये है कि आप फर्स्ट रो सिलेक्ट कीजिए और इसके साथ ही उसको नीचे तक लाइए, इसे आप शिफ्ट दबाकर सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आप किसी भी एक रो की जो साइज़ है वो एडजस्ट कीजिए, तो जिस रो का आप एडजस्ट करेंगे वही साइज़ आपकी सारी रोज़ का हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने इस रो का फर्स्ट रो का साइज़ बड़ा किया तो बाकी जितने भी रो थी उन सबका साइज़ बड़ा हो गया। अब मैं अगर इसको छोटा करता हूँ तो सभी का साइज़ छोटा हो जाएगा। इस तरीके से आप सबको एक जैसा सेटअप कर सकते हैं। और इसके साथ ही अब हम बात करते हैं कॉलम के बारे में। मान लीजिए मैंने इस वाले कॉलम को छोटा कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं ये जो स्टूडेंट्स के नाम है ये सभी छोटे हो गए हैं। अब मैं चाह रहा हूँ कि किसी का नाम छोटा है किसी का बड़ा है, तो मैं खुद से एडजस्ट ना करूँ, ये खुद ही अपने आप एडजस्ट कर ले। तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर फॉर्मेट पर जाएंगे और ऑटो कॉलम विड्थ पर जाएंगे, तो ये अपने आप उसको सेट कर देगा। जितनी जगह यूज़ होनी चाहिए सिर्फ वहाँ तक उसको खींचेगा। मान लीजिए हम इसको यहाँ तक खींचते तो इसने खुद ही अपने आप इसको सेट कर दिया कि इसका साइज़ कितना होना चाहिए जिसमें सबके नाम शो हो जाएं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऑटो फिट कॉलम विड्थ पर जाएंगे। इसका भी एग्जाम से पूछा जा सकता है। और इसके बाद हम अगर हमें इसकी रोज़ को करना है सही, तो हम पूरे रोज़ को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हम ऑटो फिट रो हाइट पर जाएंगे, तो सभी की जो हाइट है वो उसी तरह एडजस्ट हो जाएगी जितनी होनी चाहिए सही तरीके से। कंप्यूटर अवेयरनेस की तैयारी करने के लिए खरीदे कंप्यूटर बुलेट बुक। यह बुक अमेजन और फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है। बुक को खरीदने की लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दी गई है। अब हम देखेंगे एक और चीज़ की, जैसे स्कूल का नाम ही हमें बड़ा करना है, तो हम क्या करेंगे, हम चाह रहे हैं कि ये बीच में आ जाए, बोल्ड हो जाए और थोड़ा बड़ा हो जाए। तो हम उस लाइन को सिलेक्ट कर लेंगे, उस रो को सिलेक्ट कर लेंगे जिसमें ये नाम लिखा हुआ है। उसको सिलेक्ट करने के बाद ये मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक करेंगे, तो आप देखेंगे वो जो जितने बॉक्स थे वो सभी एक बॉक्स बन गए हैं, सभी मर्ज हो गए हैं। इसके बाद हम सेकंड वाले के साथ भी यही करेंगे और थर्ड वाले के साथ भी यही करेंगे। इस तरीके से हमारी जो जानकारी थी वो हो गई है। अब हम इसको अंडरलाइन कर देंगे, बोल्ड कर देंगे और थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, और इसको भी हम अंडरलाइन और बोल्ड कर देंगे। और इसके बाद हम बात करते हैं ये मंथ जो लिखा हुआ है। अब यहाँ पर आप एक बात देखिए, हम चाह रहे हैं कि हम इसके नीचे ईयर 2022 भी लिखें। अब जैसा कि आपको पता है कि अगर हमें कभी भी सेकंड लाइन पर जाना होता है तो हम एंटर बटन दबाते हैं तो हम सेकंड लाइन पर चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं जैसे ही मैं एंटर दबाऊंगा तो मैं अगले बॉक्स पर, अगले सेल पर जा रहा हूँ। इसका तरीका ये है कि अगर आपको एक ही सेल के अंदर 2 लाइन लिखना है तो आप एल्टर दबाइए और फिर एंटर दबाइए, एल्टर प्लस एंटर। अब आप सेकंड लाइन पे आ गए, अब आप लिख सकते हैं जो भी लिखना चाहते हैं। तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। यहाँ पर एक बात मैं आपको और बता दूं, जैसे कि ये जो अभी है इस सेल में मैं चाह रहा हूँ कि ये जो लिखा हुआ है ये इस तरफ को शो हो, तो मैं यहाँ से इस टेक्स्ट को लेफ्ट अलाइन कर देता हूँ। सेंटर अलाइन भी कर सकते हैं या राइट अलाइन भी कर सकते हैं। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो टेक्स्ट लिखा है ये ऊपर की तरफ इधर आ जाए बीच में और ऊपर की तरफ आए, तो मैं सेंटर और इसको मैं अपर अलाइन कर दूंगा जिसे हम टॉप अलाइन भी कहते हैं। और अगर इसे नीचे अलाइन करना है तो फिर हम यहाँ से एक बॉटम अलाइन सिलेक्ट कर लेंगे तो ये नीचे अलाइन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसके डेटा को अलाइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं ये जो हेडिंग लिखी है इसे हमें बोल्ड करना है, तो हम जिसको हमें बोल्ड करना है उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे और बोल्ड कर देंगे। और अगर हमें इन सभी को लेफ़्ट अलाइन करना है तो लेफ़्ट अलाइन कर देंगे। इसके बाद हम चाह रहे हैं इसमें बॉर्डर बन जाए, तो हम यहाँ से बॉर्डर सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर हम चाहते हैं कि इस पूरी जो डेटा है इसमें हमें बॉर्डर शो करना है, बॉर्डर देखना चाहिए, तो हम पूरे डेटा को सिलेक्ट करके बॉर्डर को सिलेक्ट कर लेंगे, तो यहाँ से हमारी बॉर्डर बन जाएगी। लेकिन हम चाह रहे हैं कि इस ऊपर वाली में एक मोटी बॉर्डर बने, यानी कि अलग से शो हो कि यार ये कुछ अलग चीज़ है। तो हम बॉर्डर के अंदर जाकर ये लाइन स्टाइल में जाएंगे और यहाँ से हम इसकी बॉर्डर को सिलेक्ट कर लेंगे, फिर डबल से इसको क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं
कि एक अलग ही बॉर्डर इसके अंदर शो हो गई है। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर एक चीज़ और देख लेते हैं कि आपके सामने जो डेटा मौजूद है इसमें हम एक कॉलम भूल गए हैं। मान लीजिए आईडी और मंथली फीस के बीच में एक और आना था जिसका नाम था एसडी, तो अब हम उसको भूल चुके हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जिस कॉलम के पहले हमें कॉलम चाहिए यानी कि मंथली फीस के पहले हमें कॉलम चाहिए तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, एज कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल और प्लस दबाएंगे। क्या दबाएंगे? कंट्रोल और प्लस। तो इससे हमारा एक नया कॉलम आ चुका है। कॉलम सिलेक्ट किया, कंट्रोल प्लस दबाया, नया कॉलम आ गया। एक और तरीका ये है कि हम यहाँ पर जाकर राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट पर जाएंगे और एंटायर कॉलम सिलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। तो यहाँ नया हमारा कॉलम जुड़ चुका है। तो अब हम यहाँ पर लिख देते हैं एसडी एक आईडी है, उसको हम लिख देते हैं जो कि 2 अंक की है। तो सभी की जो एसडी है वो सेम है, तो हमने सभी की एसडी सेम लिख दी। ठीक है, इसके बाद अब हम देखते हैं कि एक स्टूडेंट का नाम रह गया है जिसको हमें ऐड करना था। ये जो नाम आपके सामने दिख रहा है डेविड नाम के पहले हमें उसे ऐड करना था जो कि था राकेश। तो अब हम क्या करेंगे कि इस डेविड के पहले हमें जोड़ना है। तो हम जो डेविड वाली रो है उसको सिलेक्ट करेंगे, 11 पर जैसे क्लिक करेंगे तो पूरी रो जो है सिलेक्ट हो जाएगी। कंट्रोल प्लस दबाएंगे तो आपका जो नया रो था वो आ चुका है। और वो जो एक और तरीका मैंने आपको बताया कि राइट क्लिक करेंगे, इसके बाद इंसर्ट पर जाएंगे और फिर एंटायर रो पर क्लिक कर देंगे तो आपकी एक रो जो है वो सामने आ जाएगी। अब यहाँ पर हमें जो स्टूडेंट का नाम था वो लिख देते हैं। अब आप देख सकते हैं कि जो हमारा सीरीज़ थी वो भी गड़बड़ हो चुकी है क्योंकि 15 स्टूडेंट हो गए। तो हम इसको यहाँ तक खींच देंगे और इसे फिल सीरीज़ कर देंगे और जो बाकी डेटा था वो सेम टू सेम ही है, इसलिए हम यहाँ से इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं। अब बात करते हैं इन सभी डेटा को जोड़ने की कि जो बच्चों ने फीस दी है उसको हम जोड़ लेते हैं। तो देखिए मैं यहाँ 2 तरीके आपको बताता हूँ। या तो आप मैनुअली इनको जोड़ सकते हैं। मैनुअल जोड़ने का तरीका ये है कि जब भी आप कोई फॉर्मूला बनाते हैं यानी कि कैलकुलेशन करते हैं तो आपको सबसे पहले इक्वल का बटन दबाना पड़ेगा। इक्वल लिखा आपने, इसके बाद आप जोड़ते जाइए। जैसे आपको इसको जोड़ना है तो आप सबसे पहले 8000 पर जाकर क्लिक करेंगे, फिर प्लस दबाएंगे, फिर क्लिक करेंगे, फिर प्लस दबाएंगे, क्लिक प्लस प्लस क्लिक प्लस क्लिक, इसके बाद एंटर कर देंगे। तो ये आपके सामने डेटा आ गया है। अब आपके सामने जो डेटा है अगर आप इसको देखना चाहते हैं कि सही है या गलत है तो आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो वो रंगीन चमकने लगेंगे कि इनको हमने जोड़ा है। ये फॉर्मूला आपको दिख रहा है J5 आप देख सकते हैं, J कॉलम और 5 रॉ यानी कि 500 रुपये। इसके बाद K5, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। क्लिक करने की जरूरत भी नहीं है। अगर आपको एड्रेस पता है तो आप एड्रेस का नाम भी लिख सकते हैं, उससे भी ऐड हो जाता है। अब यहाँ एक बात याद रखिए कि जैसे ही मैं इससे हटने के लिए कहीं क्लिक कर रहा हूँ तो वो चेंज होता जा रहा है। आप देखिए N10, N6, N9 क्लिक हो रहा है, मतलब जो हमारा पुराना फॉर्मूला था वो गड़बड़ हो जाएगा अगर हम यहाँ पर हर कहीं क्लिक करेंगे तो अब मैं चाह रहा हूँ कि वो जो पुराना फॉर्मूला लिखा था वो बदले ना, वो वैसा ही रहे। और मैं ये जो फॉर्मूला एडिटर है इससे बाहर निकलना चाह रहा हूँ। तो हम क्या करेंगे, आपकी जो कीबोर्ड है उसका सबसे पहला बटन है ESC एस्केप, उस पर क्लिक करेंगे तो वो जो पुराना फॉर्मूला था वही आ जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि कभी किसी फॉर्मूले को चेक करना हो तो डबल क्लिक करके चेक कर सकते हैं, और कभी गलती से कुछ आपका और कुछ क्लिक हो गया जो आपको क्लिक नहीं करना था तो आप ESC बटन दबा देंगे तो वो आपको उस एडिटर से बाहर कर देगा। अब यहाँ पर एक तरीका मैं आपको बताता हूँ कि इन सभी में भी आपको यही फॉर्मूला लगाना है, तो आपको एक एक सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप यहाँ से इसको पकड़ के नीचे तक खींच दीजिए तो अपने आप वो फॉर्मूला सब में लग जाएगा, यानी कि इसने सारा कैलकुलेशन खुद ही कर दिया, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ। ये जो तरीका था ये था मैनुअल, यानी कि खुद से जोड़ने का तरीका था। अब एक तरीका बताता हूँ मैं जो कि इसी सॉफ्टवेयर में दिया गया है। जैसे कि मान लीजिए आपको 8000 से लेके तो ये 622 तक जोड़ना है, तो और इसका जो आंसर है वो आपको इस वाले बॉक्स में चाहिए। तो आप यहाँ से 8000 से लेकर तो इसको यहाँ तक सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद जो ऑटो सम दिख रहा है इस पर आप क्लिक कर देंगे तो ये आपका टोटल आ गया। ठीक है, तो ये फीचर इसके अंदर दिया गया है ऑटो सम को, यानी कि खुद ये जोड़ देता है। इसमें एक और तरीका आपको बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आप खुद भी इसे लिख सकते हैं। जैसे आपने इक्वल लिखा, SUM लिखा, इसका मतलब होता है जोड़ना। इसके बाद आपने ब्रैकेट ओपन किया और यहाँ से लेके यहाँ तक का सिलेक्ट कर लिया, या मतलब यहाँ से आपको क्लिक करना है और यहाँ तक इसको खींचना है। इसके बाद आप ब्रैकेट बंद करके और एंटर दबाएंगे तो आपका इक्वल आ जाएगा। अब आपको क्या करना है कि आप इसको पकड़ के यहाँ से खींच देंगे तो पूरे नीचे तक की इक्वल हो जाएंगे, जिससे कि आपका आंसर आ जाएगा। अब देख लेते हैं, कुछ स्टूडेंट्स ने फीस दे दी है, कुछ रह गए हैं। तो जो दे चुके हैं उस पर हम ग्रीन कर देते हैं। जैसे कि हमें दिख रहा है
कि इन्होंने पेड कर दिया है, तो जो पेड वाले हैं उसको हम ग्रीन कर देते हैं। यहाँ से इसको क्लिक किया, फिर यहाँ से फिल कलर पर जाकर इसको फिल कर दिया। तो इस तरीके से ये सभी फिल हो जाएंगे और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जिनसे हमें फीस नहीं लेना है वो अलग ही चमक रहे हैं। अब हमें टोटल बनाना है कि टोटल कितने स्टूडेंट्स से हमको फीस लेना है। तो अब हम इक्वल करके मैनुअल फॉर्मूला लगाएंगे। जैसे जो भी अनपेड वाले उनको सिलेक्ट करते जाएंगे। इसको मैंने सिलेक्ट किया, फिर मैंने प्लस दबाया, फिर सिलेक्ट किया प्लस। अब इस पेड वाले को नहीं जोड़ते हैं, फिर इसको प्लस, इसको प्लस, इस तरीके से सभी को मैंने प्लस करके और एंटर कर दिया। तो टोटल हमारा ये अमाउंट आ चुका है कि इतने रुपए हमको लेना है। तो इस तरीके से भी आप मैन्युअली भी जोड़ सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता देता हूँ। मान लीजिए आईडी और एसजी दोनों एक ही पार्ट हैं, यानी कि हमें इसको एक बॉक्स बनाना है और उसके अंदर ये दो भाग हैं। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को सिलेक्ट करके मर्ज कर देंगे यहाँ पर। तो ये हमारी आईडी इस तरीके से आ जाएगी। तो इस तरीके से जो डबल कॉलम और मर्ज वाले आते हैं आप इनको सेट कर सकते हैं। जैसे इन दोनों को मर्ज करना है तो सिलेक्ट करिए और मर्ज कर दीजिए और आपका डेटा आ जाएगा। कंप्यूटर अवेयरनेस की तैयारी करने के लिए खरीदे कंप्यूटर बुलेट बुक। ये बुक अमेजन और फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है। बुक को खरीदने की लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दी गई है। यहाँ पर हम एक और बात कर लेते हैं कि अगर आप चाह रहे हैं कि ये जो डेटा आपके सामने मौजूद है इसमें जो रोल नंबर लिखा है ये बोल्ड हो, अंडरलाइन हो और कलरफुल हो। जैसे मान लीजिए ये जो रोल नंबर है इसको आप अंडरलाइन करना चाह रहे हैं, यहाँ से मैंने अंडरलाइन कर दिया और यहाँ से बोल्ड कर दिया और इसमें कलर भी डालना है तो ये मैंने कलर भी डाल दिया। तो ऐसी सेटिंग आप पूरे में करना चाहते हैं, ठीक है। ये जो सेटिंग आपको दिख रही है जो आपने इसमें की है कलर, बोल्ड, अंडरलाइन, ये आप इन सभी में करना चाहते हैं। या मान लीजिए सिर्फ आप नंबर 5 मीरा पर करना चाहते हैं, जो नंबर 5 वाला है इस पर आप करना चाहते हैं। तो आप क्या करेंगे, इसकी सेटिंग को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देंगे। इसका तरीका ये है कि जिसकी सेटिंग कॉपी करनी है उस पर जाके क्लिक कीजिए। यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर दिख रहा है, इसका सवाल एग्जाम्स में पूछा जाता है, इस पर क्लिक कीजिए तो वो सेटिंग आपकी कॉपी हो चुकी है। अब जहाँ पेस्ट करना है वहाँ पर आप इसको क्लिक कर दीजिए। तो इसकी जो भी सेटिंग थी वो यहाँ पेस्ट हो चुकी है। तो इस तरीके से आप बाकी में भी पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर आप एक एक करके करेंगे तो कितना टाइम लगेगा। अगर 1000 स्टूडेंट्स हैं तो फिर आपको एक एक करके सिलेक्ट करना पड़ेगा, कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। इसका एक और तरीका ये है कि जिसकी सेटिंग कॉपी करना है उस पर क्लिक कीजिए और फॉर्मेट पेंटर पर डबल क्लिक कर दीजिए। अब इससे क्या होगा कि वो सेटिंग हटेगी नहीं, वो सब पर ही प्रिंट करता जाएगा। आप देखिए जो भी आपकी सेटिंग थी वो पूरे पर ही हो गई। जहाँ भी सिलेक्ट करेंगे वहाँ पर वो फॉर्म पेंट होती जाएगी। अगर मैं पूरे पे करूँगा तो पूरे में पेंट हो जाएगी। तो इस तरीके से ये फॉर्मेट पेंटर का यूज़ होता है जो काफ़ी अच्छा है और काफ़ी फ़ायदेमंद है आपके लिए। तो अब हम देख लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो कि है प्रिंट करने के बारे में, कि अगर आप किसी चीज़ को प्रिंट करेंगे तो कैसे प्रिंट कर सकते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा हैं, वो तकरीबन 45 के करीब स्टूडेंट्स हैं। हमने कॉपी पेस्ट करके इसको 45 स्टूडेंट कर दिए हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि एक्सेल के बारे में है। जब आप एक्सेल को प्रिंट करते हैं तो काफ़ी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलती हैं। इसमें 2-3 सेटिंग्स होती हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि अगर आपको प्रिंट करने का देखना है कि अगर आप इसे प्रिंट करेंगे तो कैसा आएगा, तो यहाँ देख लीजिए सीरियल नंबर से लेकर तो स्टेटस तक का आपको शो करना है। सीरियल नंबर से स्टेटस तक का एक ही पेज में शो करना है। आप Ctrl+P दबाइए या फिर आप क्या करेंगे, विंडो बटन पर जाएंगे ये इधर वाले और प्रिंट प्रीव्यू पर क्लिक कर देंगे और इससे कि आपको शो होने लगेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा जो टोटल वाला पार्ट था वो कम शो हो रहा है, वो अगले पेज पर जा रहा है। हम चाह रहे हैं कि एक ही पेज पर आए। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए इसके अंदर 2 सेटिंग आपको करनी पड़ेंगी। एक तो इसका स्केल चेक करना पड़ेगा, दूसरा आप इसकी स्पेस को सेट करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं और इस प्रिंट प्रीव्यू से हटाकर भी कर सकते हैं। जैसे कि इसका स्पेस ज़्यादा है तो मैंने यहाँ पर शो मार्जिन पे क्लिक किया, इसके बाद मैं यहाँ गया और इस स्पेस को मैंने यहाँ से कम कर दिया। तो आप देखेंगे जो एक्स्ट्रा चीज़ें थी वो यहाँ शो हो गई और इस तरीके से मैं यहाँ पर भी इसको सेट कर सकता हूँ। तो इस तरीके से मैं इसकी सेटिंग बना सकता हूँ जिससे कि एक पेज पर शो होने लगे। अब मान लीजिए कि ये एक पेज पर शो ना हो तो तब क्या किया जाए। यहाँ पर एक चीज़ मैं और आपको बताना भूल गया कि अगर आपको कोई चीज़ प्रिंट करना है, मान लीजिए ये आपको जो है खड़े पेज पे प्रिंट हो रहा है, आप चाह रहे हैं इसे आड़े में प्रिंट करना चाहते हैं, तो आप इसको क्या करेंगे, आप जाएंगे पेज लेआउट में ओरिएंटेशन के अंदर और इसको लैंडस्केप कर देंगे। तो इससे आपका जो पेज लेआउट है वो चेंज हो जाएगा। अब वो आपका जो प्रिंट है वो आड़े में यानी कि लैंडस्केप में प्रिंट होगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इसका स्केल चेंज करना पड़ेगा। जो आपको गड़बड़ दिख रही है प्रिंट की वो स्केल की वजह से होती है, यानी कि इसका जो परसेंटेज है कितना परसेंट साइज़ पर आपको प्रिंट करना है। इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले स्केल पर जाकर इसको 100% कर दीजिए तो जो एक्चुअल साइज़ है वो आपको शो होगा। और इसके बाद आप व्यू पे जाइए, व्यू में जाकर ये पेज ब्रेक आपको दिख रहा होगा।
तो यहाँ पर आपको वो डेटा शो होगा जो कि आपका प्रिंट होने वाला है। तो आप देख सकते हैं एक पेज, ये लाइन आपको दिख रही है, ये सेकंड पेज का बता रही है और ये फर्स्ट पेज का बता रही है कि फर्स्ट पेज पर आपका इतना प्रिंट होगा, सेकंड पर आपका इतना प्रिंट होगा। अब मैं नॉर्मल कर देता हूँ और थोड़ा बहुत यहाँ से सेटिंग कर देता हूँ। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ये जो लाइन आपको दिख रही है इसको आप यहाँ तक खींच सकते हैं और अब ये एक पेज पर आपका पूरी तरीके से प्रिंट होगा और इसमें आपको प्रिंट में कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। और मैं चाहता हूँ कि ये जो पूरा डाटा है वो एक साथ प्रिंट हो, तो इसको मैं नीचे तक खींच देता हूँ जहाँ तक मुझे प्रिंट करवाना है। तो वो डेटा आपका सिलेक्ट हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट पेज पर इतना आएगा और सेकंड पर इतना आएगा, इस तरीके से शो होने लगेगा। अब मैं इसको नॉर्मल कर देता हूँ। अब ज़रा आप मुझे बताइएगा, मैं इसको प्रिंट करके आपको बताता हूँ। जैसे कि आपको डेटा शो हो रहा है, ये फर्स्ट पेज है, लेकिन जब मैं सेकंड पेज पे करता हूँ तो ऊपर की हेडिंग जो है वो गायब हो रही है। यानी कि जो इसमें जो हेडिंग थी वो मैं चाह रहा हूँ कि वो हेडिंग इधर भी दिखे, जो 28 आ रहा है इसके ऊपर हेडिंग दिखे। तो अब मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे ये जो हेडिंग है इसको कॉपी पेस्ट करना चाहिए, यानी कि 27 के बाद जो 28 आ रहा है तो 28 से पहले मुझे हेडिंग को कॉपी पेस्ट करना चाहिए क्या? तो इसका मैं सॉल्यूशन आपको बताता हूँ। इसके लिए आपको क्या करना है कि आप चाह रहे हैं कि हर पेज पर जो ये हेडिंग है वो प्रिंट हो। इसके लिए आपको क्या करना है, पेज लेआउट पर जाना है और प्रिंट डिटेल्स पर जाना है और ये जो दिख रहा है आपको शीट ऑप्शन के अंदर रोज टू रिपीट एट टॉप, यहाँ पर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद में आप जैसे ही अपने एक्सेल पर जाएंगे तो देखिए ये कह रहा है कि किसको सिलेक्ट करना है। तो मैंने 4th रो को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने इसको सिलेक्शन कर लिया है और मैं ओके दबा दूंगा। अब हम कंट्रोल पी करके देखते हैं। तो जैसे ही मैंने कंट्रोल पी करके प्रीव्यू चेक किया तो जो सेकंड पेज है वहाँ पर आपको जो ऊपर का हेडिंग थी वो शो होने लग गई। तो अब अगर आप इसको प्रिंट करेंगे तो ये इसके साथ प्रिंट होगा। लेकिन अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो नाम था स्कूल का ये भी साथ में शो, तो हम फिर से वही कर लेंगे, प्रिंट टाइल्स पर जाएंगे, इस पुराने वाले को हटा देंगे, रिपीट रोज टू रिपीट एट टॉप को हटा देंगे और यहाँ से हम इस पूरे को सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ से हम 1 से लेकर तो 4 को पूरे को सिलेक्ट करके ओके कर देंगे। इसके बाद हम कंट्रोल पी दबाएंगे और प्रीव्यू देखेंगे तो आप देख सकते हैं जो सेकंड पेज है वहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा कि ऊपर पूरी हेडिंग शो हो रही है। तो इस तरीके से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। एक और चीज़ मैं आपको प्रिंट के बारे में बता दूं कि जब आप किसी चीज़ को प्रिंट करते हैं तो ये जो आपकी मार्जिन होती है यहाँ से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे ये आपको मार्जिन दिख रही है, ये मार्जिन जो है यहाँ तक प्रिंट होगा, आप इसे खींच सकते हैं और इतना गैप आपका आएगा। तो आपको एक जगह मिल रही है, इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आप इसका साइज़ बढ़ाना चाहते हैं तो वो भी बढ़ा सकते हैं। जैसे कि मैं इसको यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करके और थोड़ा मैं इसका साइज़ भी बढ़ा देता हूँ तो वो बढ़ जाएगा और जहाँ से दिक्कत आएगी उसको मैं एडजस्ट कर दूंगा। जैसे यहाँ मैंने एडजस्ट कर दिया और इस तरीके से हम इसको एडजस्ट कर पाएंगे। और इसको मैं कंट्रोल पी करके देखता हूँ तो एक अच्छा आपको दिख रहा होगा फॉर्मेट, इस तरीके से आप बढ़ा सकते हैं। और अगर पूरे ही फॉर्मेट को, पूरे रो कॉलम को आपको थोड़ा सा बड़ा साइज़ करना है तो पूरी रो को सिलेक्ट करके थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। तो अगर आप इनकी साइज़ एडजस्ट करेंगे तो सभी एक साथ एडजस्ट हो जाएंगे और आप इसको कर पाएंगे। यहाँ पर आप एक बात याद रखिए, जब आप व्यू के अंदर जो पेज ब्रेक प्रीव्यू देखते हैं, इसके अंदर जो आप इसका पेज सेटअप कर देते हैं, इसके बाद आप इस पूरे एरिया को अगर आप बड़ा करेंगे, जैसे मैं आपको बढ़ाता हूँ, तो वो जो एरिया आपने सिलेक्ट किया था ना वो चेंज नहीं होगा, लेकिन जो आपके अंदर का कंटेंट है वो उसका साइज़ बड़ा होता जाएगा। यानी कि आपका जो सेट कर दिया आपने सिर्फ उसी में ही प्रिंट होगा और आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने इन सभी का साइज़ जो है वो 15 कर दिया है और इसका साइज़ जो है वो थोड़ा बड़ा आ रहा है तो मैं ओनली इसको छोटा कर सकता हूँ सिलेक्ट करके। तो इस तरीके से आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ऐसा कोई इसका फाइनेस्ट रूल नहीं है कि आपको ऐसा ही करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इसको प्रिंट करना चाहते हैं या यूज़ में लेना चाहते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आप CBCT एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके कंप्यूटर पार्ट्स में से भी सवाल पूछे जाने वाले हैं। CBCT के अंदर कंप्यूटर पार्ट की तैयारी के लिए आप इस बुक को कंसीडर कर सकते हैं। इस बुक के अंदर आपको चैप्टर वाइज शॉर्ट थ्योरी दी गई है और इसमें हर चैप्टर के बाद MCQ प्रश्न बैंक मौजूद है और 1400 के करीब इसमें प्रश्न आपको मिलते हैं और हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। हिंदी और इंग्लिश में देने से ये फ़ायदा है कि आपको हर सवाल हिंदी में हल नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको इंग्लिश में भी देखना चाहिए। कई सवाल ऐसे होते हैं जो आप हिंदी में हल नहीं कर सकते कंप्यूटर के, आपको इंग्लिश में देखना ही पड़ता है। इसलिए आपको इस बुक के अंदर हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में क्वेश्चंस मिलते हैं और जो क्वेश्चंस है वो सरल से इजी की तरफ जमे हुए हैं। यानी कि पहले सरल क्वेश्चन है, उसके बाद कठिन, और एक ही टॉपिक के क्वेश्चन लाइन से चलाए गए हैं, आगे पीछे नहीं है, ताकि आपको याद भी हो जाए पढ़ते पढ़ते। और इसमें जो क्वेश्चन है वो CBCT के जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है उसी से लिए गए हैं, अलग से नहीं लिए गए, ताकि आपको एक्चुअल नॉलेज हो सके CBCT क्वेश्चन का। और इसके अंदर MS वर्ड और MS एक्सेल के भी डिटेल चैप्टर मौजूद हैं, यानी कि आपको उसमें शॉर्टकट वगैरह और ऑप्शंस वगैरह को भी समझाया गया है। अगर आप
इस बुक को ख़रीदना चाहते हैं तो इसके लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसके बारे में अगर आप सवाल पूछना चाहते हैं, कोई डाउट है आपको, तो नीचे व्हाट्सअप नंबर भी मौजूद है, वहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं। आप इसको अमेज़न जैसे प्लेटफॉर्म से बाय कर सकते हैं। डायरेक्ट भी ख़रीदना चाहें तो वो भी आप इसको ख़रीद सकते हैं। व्हाट्सअप और टेलीग्राम के कॉन्टैक्ट की लिंक आप नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। आप देख रहे हैं एग्जामर। अगर आपका इंटरेस्ट है एजुकेशन और कंपटीशन एग्जाम्स में तो आप अपडेट्स पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। कोई कमेंट या सवाल आपके मन में है, कोई डाउट है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, हम कोशिश करेंगे उसका जवाब देने की। ऐसी वीडियोज़ को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपने हमें इतना वक्त दिया इसके लिए थैंक यू।